अब बहुत सारी कमिटीज बनती है, आपने देखा होगा बोर्ड जो है टिपिकली क्या करता है, डेलीगेट करता है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्पेशलाइज कमिटीज सच एज ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। सी होता क्या कमिटी का पर्पस, सी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, they have been assigned with certain duties and responsibilities that you have to do this work, आपका ये काम है, आपका दूसरा काम है, you have to do this part, ठीक है। अब होता क्या है, दो दे आर एक्सपर्ट बट दे कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कभी कभार कुछ ऐसी चीज आ जाती है विच नीड सर्टेन एक्सपर्ट हेल्प, तो एक कमेटी बिठा देता है, ठीक है। बोर्ड क्या करेगा, एक कमेटी बिठा देगा। अब कमेटी जो फॉर्म होती है जनरली इज फ्रॉम द एरिया ऑफ दोज एक्सपर्ट्स, राइट। अब वहां पे उस कमेटी में द पीपल, दोज पार्टिसिपेंट्स जो उस कमेटी के हैं, दे आर फ्रॉम एज ए सेड एक्सपीरियंस बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। और वो स्पेशलाइज्ड होते हैं बिकॉज इन कमेटी के थ्रू वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन, बिकॉज जो कमिटीज का फॉर्म होता है it's not for the basic things कि कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, that can be done with the help of board of directors, they can discuss in the meeting, they can reach to a conclusion, but एक कमेटी का फॉर्म इसलिए करा जाता है to actually sort out the mess और एक better alternative जो maybe they cannot think of, एक कमेटी आए, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं स्कैम्स की ही बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे सत्यम स्कैम हुआ, ऑडिट टीम का कुछ फॉल्ट था, तो ये क्या करेंगे, कमेटी बना देंगे, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, पूरे टाइम तो ये देखते रहेंगे कि किसकी फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। एक पूरी कमेटी बना देंगे जो एक्चुअली इस पूरे जो लोग इसमें अकाउंटेबल थे उनसे बातचीत करे, उनसे एग्जामिन करे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करे टू गेट टू नो द डेप्थ एंड द डिटेल, ठीक है। अगर आप डेप्थ नहीं जानोगे, डिटेल्स पे नहीं पहुंचोगे, तो हाउ वुड यू इवेंचुअली कम अप एंड फाइंड आउट हु वाज एट फॉल्ट, ठीक है। तो कमेटी का जो मेजर रोल होता है वो इज बेसिकली फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड दे आर सपोजिटली द एक्सपर्ट्स, राइट। अब इसमें क्या है, बोर्ड जो है टिपिकली डेलीगेट, मतलब अपनी पावर, बोर्ड जो है अपनी पावर जो है वो किसको दे रहा है, कमिटीज को दे रहा है, दैट यू नो व्हाट यू सीम टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस and you can take a better and a sound decision than us, like basically, so you do this and once you reach to an conclusion the board will think upon it, ठीक है। अब जो कमेटी का जो डिसीजन होता है that is not the final decision, जो कमेटी जो फाइनल डिसीजन देती है वो हो गया, बोर्ड उस पर सोचता है कि exactly do they think that this is viable now, like whether the committee has done their job or not fairly, right। अब क्या होता है, लेट्स सपोज इफ कमिटी हैज सर्टेन एजेंडास, अगर कमिटी ही कॉम्प्रोमाइज होगी तो बोर्ड, एंड इफ द बोर्ड हैज टू एक्सेप्ट द डिसीजन एट एनी कॉस्ट, तो फिर क्या फायदा बोर्ड की पावर का। इन्होंने अपनी पावर का थोड़ा पोर्शन दिया है टू कम अप विद समथिंग विच इज कॉन्क्रीट, एंड जब वो आता है दैट द कंक्लूजन, द फाइंडिंग्स, द बोर्ड कैन थिंक अबाउट इट एंड मेक अ कंक्लूसिव डिसीजन, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी भी होती है। दिस कमेटी असेस द बोर्ड इन स्पेसिफिक एरिया सच एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड CSR एक्टिविटीज। मतलब क्या है, अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में जानना है, you want to know what exactly is happening in the company, you set up a committee, find out what is the progress, where we are, what should we do, how do we enhance ourselves, जो हमारी current situation है। let's suppose आप एक problematic company में, बोर्ड जो है they can't think of how to help the company, grow कैसे करना है, revive कैसे करना है, तो अपने कमेटी को बनाया, कमेटी को बिठाया, उनको बोला come up with something crucial, तो कुछ डिसिप्लिन उनको पावर दी जाती है, एक डेलीगेट करी जाती है अथॉरिटी, so that they can find out according to their expertise, right, and figure it out कि क्या exactly lacked है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। तो फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
से उनसे प्लान जान सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में अगर हमें बात करनी है दैट वेदर वी शुड एंटर इनटू अ वेंचर और नॉट, ठीक है। आप एक वेंचर में एडअप करना चाहते हो, जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डिसाइडेड थ्रू देयर यू नो देयर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, राइट। अगर आपको मे बी कह सकते हैं कि आपको ऑन द पेपर आपको बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू कैन एंटर विद अनदर कंपनी इनटू अ वेंचर, बट अगर हमने डिटेल जो रिव्यूज देखे, फाइनेंशियल फाइंडिंग्स देखी, उस कमिटी ने एक एक्चुअली एक आपको एक विजन दिया, राइट, एक एक्सपर्ट की तरह काउंसिल कर दिया, गाइड कर दिया दैट इफ यू एंटर इनटू अ वेंचर विद दिस अदर कंपनी यू मे और मे नॉट, लाइक बेसिकली एक कंक्लूसिव सा आंसर होता है दैट यू विल फेस लॉसेस और द प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये रोल ऑफ कमिटी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे कि लिस्टेड कंपनीज जो है उनको कंप्लाई करना पड़ता है स्ट्रिंजर डिस्क्लोजर लॉ प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, इंक्लूडिंग पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्वार्टरली डिस्क्लोजर, एनुअल रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। हमने देखा है आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, राइट। इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइज हु इज इनटू इन्वेस्टिंग कंपनीज के, अगर आप देखोगे तो कंपनीज के हर साल क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है, उनके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एवरीथिंग, राइट, और दैट इज ओपन फॉर ऑल टू रीड। आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, एनीवन हु हैज इंटरनेट कैन रीड। और उससे क्या होता है, यू गेट टू नो द नंबर, यू गेट टू नो द फिगर्स कि एग्जैक्टली कितना कितना नंबर है, क्या क्या काम करा है कंपनी ने, कहाँ पे और इफेक्ट, मतलब इस पूरे क्वार्टर में उनकी कहाँ ग्रोथ हुई है, किस चीज से ग्रोथ हुई है, बोरोइंग कितनी है, रेवेन्यू कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल, एवरीथिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैज टू बी डन सो दैट us all the stakeholders get notified and get aware by it, ठीक है। फिर उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स भी आती है जो पूरे साल की है, एक एनुअल शीट हो जाती है कि एनुअली उनका कितना ग्रोथ रहा है, एनुअली हाउ दे आर परफॉर्मिंग, इस साल परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। और वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब सारे स्टेक होल्डर से रिलेटेड कि गवर्नमेंट की जो कंप्लायंसेस रूल्स है, वी हैव फॉलोड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कवर होता है वो सबका सब हमारा बता रखा होता है। अब इससे क्या है, हमारा डिस्क्लोजर पार्ट जो है कवर हो जाता है। वंस यू डिस्क्लोज एवरीथिंग विच इज मटीरियल फॉर द शेयर होल्डर्स टू नो, यू डू योर पार्ट, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो, वेयर द कस्टमर्स, वेयर द स्टेक होल्डर्स गेट टू नो अबाउट योर एक्चुअल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। एक चीज होती है जो पेपर पे लिखा होता है, पेपर पे यू आर इन्फॉर्मिंग दैट आफ्टर अ while we'll do this, after a while we'll do that, बट एक्चुअली जो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी से क्या है, पीपल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्या होता है, इन हैंड ट्रांसपेरेंसी से आपके इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और अदर स्टेक होल्डर्स जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं और कंपनी परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। सी इफ अ कंपनी इज ईयर ऑन ईयर, अगर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है एंड उसके बाद प्रॉफिट में जो है वो ग्रोथ हो रहा है, एसेट्स जो है उनके बढ़ रहे हैं, so we'll say company is actually doing good and has a chance of performing well in the future as well, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कंपनी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो कर रही है बट उनके एसेट जो है डिक्लाइन पे हैं, उनके प्रॉफिट जो है गिर रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कंपनी इज गोइंग थ्रू अ टफ फेस, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है कंपनी में, राइट। अगर इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग देन देयर आर चांसेस दैट कंपनी माइट शट डाउन इन फ्यूचर, राइट। तो इसलिए हमें ट्रांसपेरेंसी पे काम करना है और ट्रांसपेरेंसी से काम होने की वजह से होगा क्या कि इन्वेस्टर्स को है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एनालिस्ट को पता लगेगा कि, और हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स को भी रियलाइज होगा कि दीज आर द डिसीजन दैट आई शुड बी मेकिंग एंड वेदर इन दिस कंपनी इज इन्वेस्टेबल और नॉट, राइट। तो आप कंपनी को एनालाइज करोगे, इन्वेस्टेबल है, एक ग्रोथ जर्नी में कंपनी जो होती है पीपल रन आफ्टर, ठीक है, ग्रोथ जर्नी में। जैसे अगर आप हम कोई बताओ, अगर इफ देयर इज अ कंपनी रिलेटेड टू ईवी सेक्टर्स, तो पीपल विल रश टुवर्ड्स इट, व्हाई, बिकॉज ईवी इज फ्यूचर,
अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो ईवी जो है हम कंसिडर करते हैं फ्यूचर की तरह से, ठीक है। तो ईवी सेक्टर पे काम कर रहा है कोई, ईवी सेक्टर पे अगर एक कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग वेल तो लोग उस पर फोकस करेंगे। पीपल विल जोनली रन आफ्टर दैट कंपनी बिकॉज वी थिंक ईवी इज द न्यू गोल्ड माइन, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यू हैव टू बी सिलेक्टिव, आपको पता लगाना पड़ता है कि कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है, उनकी ग्रोथ जर्नी कैसे चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। वी हैव टॉक्ड अबाउट CSR बिफोर एज वेल। अब इसमें हमने कितने कितने करोड़ की बात करी थी, क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। टर्नओवर कितने का होना चाहिए, प्रॉफिट कितने का होना चाहिए और किन किन को CSR देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ कि CSR कितने कितनी कंपनीज पे क्वालिफाई होता है, कि कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल है फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ किड्स, प्लांटेशन ड्राइव कर दी, तो ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिकॉज यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, यू शुड ऑब्वियसली गिव इट बैक टू द सोसाइटी एज वेल, बिकॉज दैट सोसाइटी इज हेल्पिंग यू टू ग्रो एज अ कंपनी। यू आर ऑपरेटिंग इन दैट सोसाइटीज एंड यू आर taking the resources from society, you are growing because of society, you should repay back to society as well, ठीक है। आप फोकस किस पे कर सकते हैं, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एड्रेसिंग इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट। अभी जो मैंने बोला वही है सारा का सारा एग्जाम्पल। जैसे हमने सोशल की बात करी, एनवायरमेंटल की बात करी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी, ठीक है। आपने देखा कि अदानी ग्रुप का जो है धारावी जो स्लम है मुंबई में, एशिया की लार्जेस्ट स्लम है, आई होप आई गेस यू गाइस नोस। तो इसका जो रेनोवेशन है, एशिया लार्जेस्ट स्लम, ठीक है, इसको रेनोवेट कर रहे हैं बिल्कुल। दे आर ऑफरिंग देम प्रॉपर हाउसेस, एक पक्का मकान जैसे बोलते हैं, तो उनको ऑफर करा जा रहा है, इसको क्लीन करा जा रहा है, इसको अच्छा बनाया जा रहा है, बेटर बनाया जा रहा है। तो एक क्या है कि उनका CSR इनिशिएटिव है, जिससे वो एड्रेस कर रहे हैं इशू को, हेल्थ केयर को, एनवायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। धारावी का एक उसका एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। और भी कुछ है, एक और अभी मैंने रिसेंट में देखा था कि एक और स्लम है जो उसके नियर बाय, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम राइट ऑफ एज ऑफ नाउ। तो उसमें भी यही कर रहे हैं, उसमें भी कोई एक बड़ा ग्रुप है, आई गेस अदानी ही है, वो भी यही रीडेवलपमेंट कर रहे हैं एक स्लम एरिया का। तो ये इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, उसमें ये काम कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट वंस you have been on the top of society, once you are earning so much, once you are at the top of it, still you should be actually give it back to the society as well. तो उस पे हमारा CSR इनिशिएटिव होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड है हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ठीक है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, चैलेंजेस रिमेन, ठीक है। अभी भी काफी चैलेंजेस रहते हैं। जैसे बोर्ड के इंडिपेंडेंस की बारे में बात करें, सी बोर्ड का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। दो हम बात कर रहे हैं दैट देयर शुड बी बोर्ड इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, बट इज इट हैपनिंग? काफी कंपनीज में आज भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं द डायरेक्टर्स आर नॉट फुलफिलिंग देयर पार्ट ऑफ द ड्यूटी विद द होल ऑनेस्टी, उतनी ऑनेस्टी के साथ वो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पे हमें आपको मेजर ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। तो उन सब चीजों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जहां पे प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन में फेलियर आ रहा है, वी आर डन विद द रूलिंग, बेसिकली मेकिंग द लॉ बना रहे हैं हम, अच्छा खासा लॉ बन के रेडी हो रहा है, बट एग्जीक्यूशन पार्ट है वहां पे कमी आ रही है। तो उसको बेटर करना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेटीएम में एक मेजर एंटिटी, पेटीएम के एग्जांपल से आपको रिलेटेड पार्टी समझा देता हूँ, वहां से आपको ये समझ में आएगा रिलेटेड पार्टी कैसे होता है। 197 कम्युनिकेशंस जो है एक मेजर पेरेंट कंपनी है, 197 कम्युनिकेशन, उसमें उसको हम पेटीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पेटीएम की एक कंपनी है, पेटीएम पेमेंट बैंक, मतलब ये इसकी सब्सिडरी है
रिलेटेड ट्रांजेक्शन जैसे होती। अब इसमें जो वन ऑफ द ओनर जो है पेटीएम के, राइट, जिन्होंने फाउंड करा था पेटीएम, वन ऑफ द फाउंडर्स, ही ओन्स 51% शेयर इन पेमेंट बैंक्स, और यहाँ पे भी दे ही ओन 19% शेयर। अब जो 197 जो पेटीएम का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है पेटीएम पेमेंट बैंक से यार था, बिकॉज वो पेटीएम में ही इंटीग्रेटेड है, बट ये दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं। पेटीएम एक डिफरेंट कंपनी है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो उसका नाम 197 कम्युनिकेशन से रजिस्टर्ड है, पेटीएम पेमेंट बैंक एक डिफरेंट कंपनी है, राइट। तो दोनों जगह जो है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि बिकॉज पेटीएम पेमेंट बैंक से ही काफी रेवेन्यू, आई थिंक 20% ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था वो पेटीएम पेमेंट बैंक से हो रहा था, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और दिस वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, राइट, दिस वाजंट लिस्टेड कंपनी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, एंड दिस वन इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है, जो हमारी 197 कम्युनिकेशन विच इज अ लिस्टेड कंपनी, पहली बात बता रहा हूँ, एक लॉस मेकिंग थी, और ये जो हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक थी दिस वाज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही थी, वहां पे प्रॉब्लम आती है, लोगों को लगता है लाइक जो कंपनी जिसमें आपका ज्यादा स्टेक होल्डर है, जहाँ पे ज्यादा स्टेक है आपका, वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और जिसमें आपका कम है, और दिस जस्ट इंक्रीज्ड फ्यू मंथ्स अगो, पहले और भी कम था स्टेक, आई थिंक लास्ट ईयर ही थोड़ा और इसमें बाय बैक हुआ है, मुझे एग्जैक्टली शायद आई थिंक 9% बाय बैक हुआ है फ्रॉम व्हाट आई नो, तो पहले शेयर जो स्टेक था और भी कम था, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की वजह से ऐसा लगता है दैट यू नो योर इंटरेस्ट कभी इधर हो सकता है कभी उधर हो सकता है, तो उतना डिवाइडेड नहीं रहता जितना होना चाहिए। अगर दोनों डिफरेंट कंपनी है, दोनों को डिफरेंटली ऑपरेट करना चाहिए, और दोनों के ऑफिस भी अलग होने चाहिए, एक जगह से ऑपरेट नहीं करने चाहिए, बट अभी ऐसा नहीं है सिचुएशन, राइट। तो एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन जो है वो भी प्रॉब्लमैटिक है। अभी जो कॉम्पनसेशन हो रहा है किसको कितना मिलना चाहिए, अब डिस्पैरिटी देखो, एक जो एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल पे है और एक जो बिल्कुल लोअर लेवल पे, ठीक है। आपने देखा होगा काफी बहुत बार इन्फोसिस का एग्जांपल आता है दैट यू नो द फ्रेशर इज स्टिल गेटिंग द सेम पे 3.2 lakhs और 4 lakhs, राइट, और इसको भी अगर आप कट वट करके इन हैंड देखोगे तो और कम आती है, बट वेयर एज द मैनेजर्स थ्रू आउट द ईयर वहां पे जो है उनकी सैलरीज बढ़ती गई है। मैं लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर से सेम ही है जो फ्रेशर सैलरी, बट जो मैनेजर्स की है दे हैव सीन एन इंक्रीज, राइट। अब मैं पता नहीं कितना एक्जैक्टली परसेंट है, बट इट इज ट्रू, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम मैनेजर्स का पे बढ़ा सकते तो वाई नॉट फॉर फ्रेशर्स, वाई, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ रियल थिंग, ठीक है। तो उस चीज पे भी हमें एक्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक। और उसके बाद है विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अगर इफ समवन हु इज एबल टू लाइक यू नो विसल ब्लोइंग की जो बात करता है, आपने देखा होगा पीएनबी का जो मेजर स्कैम था वहां पे विसल ब्लोइंग हुई थी, तो विसल ब्लोइंग होती है तो बड़े बड़े स्कैम्स जो है वो उसके बारे में पता लगता है, बट एग्जैक्टली जो विसल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन है वो उतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है इंडिया में, उसकी वजह से यू डोंट सी मेनी ऑफ द स्कैम्स कमिंग आउट, ठीक है। लोगों को डर लगता है, दे आर यू नो थ्रेटन अबाउट देयर लाइफ, और उनको ये लगता है कि व्हाट इफ दे लूज आउट ऑन देयर लाइफ, तो वो सारी प्रॉब्लम होती है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस जो है, रेगुलेटरी बॉडीज भी कभी कभार फॉर अ कंपनी कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक। अगर वो बार बार आपको यू नो दे आर गिविंग यू बैक टू बैक नोटिसेस, ये नहीं है वो नहीं है, बट could be a troublesome, but as government says that they are at the top, the regulatory bodies are they're here and they'll stay, and their rules are you know they paramount, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, देखो हमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कभी भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, परफेक्शन इज नॉट रियल, what you can do is basically do better than what you did yesterday, ठीक है। सिंपल सी फिलोसफी है, आप कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते, कोई भी कभी परफेक्शन अचीव नहीं कर सकता, एक परफॉर्मेंस अपनी जरूर बेटर कर सकता है, तो आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा जाए, किसी कंपनी का एग्जांपल लेंगे, उधर जो वहां पे प्रैक्टिसेस जो ली जा रही है उनको अडॉप्ट करेंगे और उसको ही एक स्टैंडर्ड सेट करके फॉलो अप करा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखेंगे जिससे हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, किसके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। अब बात करते हैं
स्वॉट एनालिसिस की। देखो स्वॉट एनालिसिस का सिंपल सा फंडा है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो याद कर लेना, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स है हमारे क्या? एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब यहां से इंटरनल, यहां से एक्सटर्नल। ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थ्रेट जो है हम फेस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस को एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जिससे हम असेस कर लें हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस को और अपनी वही सेम बात जो आप अपने एनवायरनमेंट में फेस करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या क्या एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहला है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करना। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें उनकी सेवरल स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले है अबंडेंट स्किल्ड लेबर फोर्स। हमारे पास लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है एट अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। आपने देखा होगा, अगर हम कंपेयर करें हमारे पास इतनी हैवी मशीनरीज नहीं है। ठीक है। हम अभी भी किस पे रिलाय करते हैं? अपने ज्यादा लेबर्स पे। तो जितने भी हमारे काम होते हैं हमारे लेबर इंटेंसिव होते हैं, मशीनरी इंटेंसिव नहीं होते। ठीक है। उसके बाद हमारी डोमेस्टिक मार्केट है काफी बड़ी, एक लार्ज कंज्यूमर बेस है। इंडिया ने अभी पोटेंशियल अपना रियलाइज करना शुरू कर दिया है कुछ टाइम में, जब हमें ही पता चला कि दैट हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। जब हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा होता है वी कैन एक्चुअली पुट अ बार्गेन ऑन टेबल। आप कभी भी किसी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्री के साथ भी हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बिकॉज एक फॉरेन कंपनी, हर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया एंटर करना चाहती है। क्यों? एक हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ लोग हैं। और जब आपके पास इतनी बड़ी मार्केट है यू एक्चुअली गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। आप मार्केट में जाके बोल सकते हो मेरा इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, अगर इफ यू डोंट फॉलो आवर रूल्स विल किक यू आउट। तो यहाँ पे कोई कंपनी आके मनमानी नहीं कर सकती। दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज नोबडी वांट टू लूज आउट ऑन 140 करोड़ मार्केट्स। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें वीकनेस की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी इतना अप टू व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज और व्हाट चाइना इज ऑफरिंग उस लेवल का नहीं हुआ। ठीक है। हमारा इन एडुकेट ट्रांसपोर्टेशन और पावर सप्लाई, अभी भी काफी जगह पावर सप्लाई 24/7 नहीं है। बट आपको पता है जब भी हम हैवी मशीनरी की बात करते हैं, मशीन ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको पावर सप्लाई ज्यादा चाहिए, ज्यादा वोल्टेज का चाहिए। उसके बाद ज्यादा वोल्टेज के अलावा यू हैव टू से कि इंश्योर करना होता है कॉन्टिन्यूस जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज की होने की वजह से क्या है, हर एक बॉडी के डिफरेंट रूल है, हर एक डिफरेंट बॉडी से आपको कॉन्टैक्ट में करना है, तो रेड टेपिज्म बढ़ जाता है, बहुत सारा रेगुलेटरी काम होता है। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, आपको अग्रीमेंट करते हैं नहीं करते, नेक्स्ट वीक आना है, उसके बाद आना है, यू रियली यू गेट योर अपॉइंटमेंट डिलेड, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्किल गैप्स हैं एंड वर्क फॉर इश्यूज इन सर्टेन सेक्टर। सी हमारे जो स्किल रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी इट इज नोन टू एवरीवन। हम अभी वो काम कर रहे हैं उस पर, उसको एनहांस करना चाहते हैं, जो स्किल गैप है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं जिससे हमारी वर्कफोर्स ज्यादा एम्प्लॉयबल हो पाए। ठीक है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज। इंडियन इंडस्ट्रीज है वेरियस एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज ग्रोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट विद इंक्रीजिंग कंज्यूमर डिमांड। आपने देखा है कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ रहा है। अब लोगों की जब हमने इनकम विद टाइम बढ़ती गई है तो उनकी डिमांड ही बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, अगर आपकी इनकम लेट सपोज 1000 रुपए है और वो बढ़ के 10,000 हो जाती है, ठीक है, काफी ग्रोथ है बट छोटा सा इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि आप जो है पहले नॉर्मल चीजें खाते थे, आपका जो एक्सपेंडिचर था वो लेट्स अज्यूम 50% कर लेते, 50% आप एक्सपेंडिचर करते थे। अब इधर 50% कितना होगा? 5000। तो आप जितनी चीजें यहाँ पे बाय कर रहे थे उसकी 10x आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ती है दे टेंड टू स्पेंड मोर करोगे तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा, उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। तो यही बेसिक सा फंडा है। हमारे जो कंज्यूमर बेस है उनकी सैलरी बढ़ रही है, लोगों के पास इनकम ज्यादा आ रही है, उस इनकम की वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है
और कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। और गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया की वजह से आपने देखा होगा इंडिया ने भी अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया मोबाइल फोन्स। इंडिया में बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, बहुत लोग इंडिया, आपने देखा एप्पल की भी फैक्ट्रीज लग गई हैं, एप्पल पे भी मेक इन इंडिया आ रहा है फॉर नॉन प्रो मॉडल्स। सो दैट इज व्हाट मेक इन इंडिया स्टैंड फॉर। डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ डिजिटली हमने काफ़ी करी है। हमारे पास जो डिजिटल एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है, दैट हाउ फास्ट वी हैव बीन कवरिंग द स्पेस एंड वी हैव बीन एवर ग्रोइंग इन दैट स्पेस, राइट। स्टार्टअप इंडिया, जिसकी वजह से हम और स्टार्टअप को इंक्रीज करना चाहते हैं, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जो एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी हम टैकल करें और हमारे बिजनेस जो है वो ग्रो करें, ठीक है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन बनना चाहते हैं, ना कि इम्पोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेड्स, क्या क्या थ्रेड्स है अगर हम बात करें इंडियन इंडस्ट्री को, देखो कंपटीशन जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। विद टाइम वंस यू आर सेइंग कि स्टार्टअप इंडिया आ रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया की वजह से क्या है, आपकी जो लोकल कंपनीज हैं, दे आर अब काफी जो लोग हैं दे आर एंटरिंग इनटू बिजनेसेस। वंस many people enter into business, the competition arises. Once the competition arises, it gets difficult for everyone. Why? Because आप पहले थोड़े comfortable हो जाते हो that you know I am the only one, or you know just there are 3 or 4 players, we are operating smoothly. But when the competition, there are so many people around there, everyone is trying to serve the customer base, trying to acquire the market, trying to acquire the customers, तो वो threat हो जाता है competition intense. इकोनॉमिक वॉलिटिली एंड फ्लक्चुएशन इन करेंसी एक्सचेंज रेट, आपने देखा होगा इंडियन रुपी जो है वो वीकन होता है डॉलर के कंपैरिजन में, 83 रुपीज पहुंच चुका है, राइट। तो हमारी फ्लक्चुएशन है करेंसी एक्सचेंज रेट में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होता है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन सब को हमारे थ्रेड्स है, मतलब स्वॉट एनालिसिस में कुछ होता नहीं है। आप एक इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री कर सकती है। स्ट्रेंथ वीकनेस हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, मैंने तो एक आपको एग्जांपल के लिए समझाया, और अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है, राइट। उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, सबसे पहला शॉर्ट एनालिसिस जो है इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प करेगा किसमें, डेवलप करने में स्ट्रैटेजिक प्लान्स बाय लेवरेजिंग देयर स्ट्रेंथ, एड्रेसिंग वीकनेस, एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड मिटिगेटिंग थ्रेट्स। ठीक, सबसे फायदा क्या होता है शॉर्ट का, कि आप एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बना सकते हो, डिसीजन मेक कर सकते हो। कैसे? आप लेवरेज कर सकते हो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सी वंस यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, यू विल प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, यू विल एड्रेस योर वीकनेस, जिससे और बेटर कैसे हो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करोगे और थ्रेट्स को जितना हो सके मिटिगेट, मतलब कम कर पाओगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द एनालिसिस, कंपनी कैन फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज टू कैपिटलाइज ऑन देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस सच एज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एनहांसिंग मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। It also helps in identifying areas for improvement and allocating resources effectively to areas with the highest potential for growth and returns, ठीक है। कहने का सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने एक पूरा एक एनालाइज कर लिया अपने आप को कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या मेरे लिए थ्रेट्स है। तो इसमें क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा, अपनी वीकनेसेस को क्या करूंगा, एड्रेस करूंगा, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करूंगा और अपने थ्रेट्स को जितना हो सके मिटिगेट करूंगा, मतलब कम से कम हो, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है, राइट। So that brings me towards the end of the video, and we have covered tons of things in this video. Started with corporate governance के बारे में हमने जाना कि exactly होता क्या है इससे रिलेशन हमारे लिए कंटेक्स्ट में, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इसके लिए रूल्स बनाती हैं, जिसके लिए हमने कहा था कि कंपनीज एक्ट और सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन कोड याद कर लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 4 P's क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यू हैव टू रिमेंबर दिस, पीपल, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड पर्पस, ठीक है। तो वो हमारे 4 P's होते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड वे फॉरवर्ड, क्या क्या करना है हमें आगे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमने आगे towards the end of the video we done SWOT analysis. Why? Because SWOT analysis actually tells you about strength, weakness, opportunities and threats, और in that we took an example of Indian industries, ठीक है। Indian industries का हमने example लिया था।
राइट इसमें हमने और एक चीज पढ़ी थी CSR, बहुत सारी डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग वी टच्ड अपॉन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये हमारा पूरा समरी हो गया कॉर्पोरेट प्लानिंग का, ठीक है। सो दिस विद दिस वी कंक्लूड दिस यूनिट, राइट। नाउ इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू गेट JRF चाहिए तो एक चीज जरूर करनी है, अपने पेपर 1 पे फोकस करना है जितना आप पेपर 2 पे कर रहे हो, ठीक है। पेपर 1 पे फोकस करना है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से इंप्रूव करें, कहाँ से पढ़े। सो वी हैव वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9873907600 एंड यू कैन क्लेम योर फ्री ई बुक ऑन द 10 यूनिट्स। सारी की सारी ई बुक्स को क्लेम करा जा सकता है और 10 के 10 यूनिट्स को आप क्लेम कर सकते हो, ऑल अवेलेबल फॉर फ्री। every material, like every chapter, every unit has been studied by the expert। मटेरियल बहुत अप टू डेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, आपके एग्जाम्पल्स हैं, एवरीथिंग इज वेरी रिलेटेबल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इट्स इजी टू लर्न, इजी टू प्रैक्टिस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली फ्री भी है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ओके राइट, सो thank you all for watching the video till the end, and check out the Talent Blazer app if you haven't already. The link for the same to download will be mentioned in the description below. It's available on the Google Play Store, and thank you all for rating so highly on the Google App Store, right? It's rated 4.83, and if you don't know about the Play Store, I'll quickly tell you about it. This app on the Play Store, firstly, you can give a mock test of UGC NET for free, right? It's available for free and you can test yourself out. And if you're engaged in some other thing, be it interview preparations, be it something along that, if you want to test it out, you can go ahead because the app is free to download. Everything, the majority of the things are available for free, so you can test it out. The learnings, everything, the mock test, all for free, and we have been highly appreciated and rated by our users, so you can test it out and rate it, and we definitely think you'll rate it high as well. Okay, so if you watch the video and if you like the content, do leave a like button, hit the like button and subscribe to the channel if you are coming for the first time, and share the video with your aspirants, friends and everyone who want to join us with this on this journey, right? Subscribe to the channel and hit the bell icon, so whenever I come up with the next video in which we'll cover previous year questions जो बहुत ज़रूरी है तो देखना ज़रूरी, right? So thank you all for joining in today's class. Make sure you subscribe and hit the bell icon, so I'll see you in the next one.